नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत की श्रृंखला का ये अगला वीडियो। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी के पैरेलल ही जो घटना चक्र वन लाइनर की सीरीज भी चल रही है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप लोग अगर ये क्लास पढ़ के वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। और हम लोगों ने एक जो श्रृंखला है क्विज की, वो भी प्रारंभ कर दी है। डेली 50 प्रश्न प्राचीन भारत के सॉल्व कराए जाएंगे, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये नोट्स हैं जो दृष्टि IAS कोचिंग है या GS वर्ल्ड के जो लेक्चर हैं उनको देखकर तैयार की गई है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो पुत्र होता है वो बिंबिसार का पुत्र होता है। बिंदुसार का, सॉरी, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो अशोक जो होता है वो होता है बिंदुसार। ये आपको याद रखना है, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक होता है। बिंबिसार ये होता है हर्यक वंश का शासक, और बिंदुसार होता है मौर्य वंश का द्वितीय शासक, जो अशोक के पिता होते हैं। ठीक है, तो अशोक के पिता बिंदुसार होते हैं। 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा, ऐसा कहावत है अशोक के विषय। अशोक का राज्याभिषेक, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कोई भी इसमें कहानी के रूप में नहीं आपको दिया गया है। ये सब एग्जाम की दृष्टि से, प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 269 BC में राजा बनने के 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक करता है कौन? अशोक। 269 BC में राजा बनने के 4 वर्ष के बाद। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो अशोक के अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके। जैसे मास्की अभिलेख है, गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम या जूनागढ़, ये 5 स्थान हैं जहाँ पर अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ये आपको याद रखना कि ऐसे कौन से स्थान है जहाँ से अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो आपका मास्की है, गुर्जरा है, नेटूर है, उडेगोलम है और जूनागढ़ अभिलेख है। ये 5 स्थान है जहाँ से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। मास्की में तो बुद्ध शाक्य कहा गया है अशोक को। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो मास्की स्थान है जहाँ पर अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से जाना गया है। तो ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो भाब्रूगढ़ बैराट अभिलेख है राजस्थान का, यानी भाब्रू बैराट अभिलेख राजस्थान का है। इसमें अशोक को देव नाम प्रियदर्शी राजा कहा। जो मैंने आपको ऊपर 5 स्थान बताए हैं उसी में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जगह आप देखेंगे कि अलग अलग नामों से अशोक को बुलाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, अशोक का देव नाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है भाब्रू बैराट अभिलेख में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाब्रू बैराट अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में आपका स्थित है। अशोक के पुत्रों के बारे में जान लेते हैं कि अशोक के जो पुत्र थे, पहले जालौक, कल्हड़ की राजतरंगिणी में जालौक का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अशोक के जो पुत्र हैं जालौक, इसका उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है। तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। पुत्री संघमित्रा और चारू, संघमित्रा को ये श्रीलंका भेजता है, किससे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीवर इसका पुत्र होता है, जो कौशाम्बी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ये सभी आप पॉइंट याद रखना है, ये पूछे गए हैं। महेंद्र का उल्लेख मिलता है महावंश यानी बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म का वो क्लास नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बौद्ध धर्म को समझाया गया है। तो अशोक के ये पुत्र थे, जालौक थे, तीवर थे, महेंद्र थे, संघमित्रा और चारू उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में देखते हैं। कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था। महत्वपूर्ण है कलिंग युद्ध, और ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। ठीक है, तो क्यों हुआ था कलिंग युद्ध? ये आर्थिक संपन्नता और सामरिक स्थिति के कारण। दो आपको पॉइंट याद रखना कि युद्ध का कारण क्या था। तो आर्थिक संपन्नता था और
दूसरा था सामरिक स्थिति, यानी कि जो उसकी सामरिक स्थिति थी अशोक की, और ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न था कलिंग। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर अशोक युद्ध करता है। तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। अभी हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे आगे चल के। और कलिंग का युद्ध जो हुआ उसमें 1 लाख लोग मारे गए, ऐसा बताया गया है। 1.5 लाख लोग बेघर हुए कलिंग युद्ध से। हृदय द्रवित या हृदय परिवर्तन इसी युद्ध से होता है अशोक का जो हृदय द्रवित या हृदय परिवर्तन, जब द्रवित या हृदय परिवर्तन अशोक का हो जाता है तो उसके बाद अशोक क्या करता है कि भेरी घोष के जगह, यानी भेरी घोष का अर्थ होता है कठोरता की जगह उदारता यानी धम्म घोष की घोषणा करता है। कौन? अशोक। तो अशोक भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, एक नया जो उदारता धर्म है वो प्रारंभ करता है अशोक। ठीक है, अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष होता है। कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि राज्याभिषेक कब होता है, 8वें वर्ष के बाद युद्ध, यानी कि 9वें वर्ष इसका राज्याभिषेक होता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में तराई में देवपत्तन नगर बसाया। ये दोनों इम्पोर्टेंट कि अशोक ने कश्मीर में किसको बसाता है, श्रीनगर को बसाता है, और नेपाल की तराई में किसको, देवपत्तनम को यहाँ पर बसाता है नगर, देवपत्तनम को बसाता है। तो ये आपको दोनों नगर याद रखने हैं कि अशोक के द्वारा कौन कौन से नगर बसाए गए। ठीक है, अशोक का जो धर्म था उसके बारे में जान लेते हैं कि अशोक ने जो धर्म चलाया उसके विषय में। अशोक का जो धर्म था प्रारंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी था। अशोक प्रारंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी था, यह फिर शैव मत का अनुयायी बना, उसके बाद हिंदू के बाद। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं कि यह हिंदू धर्म और शैव धर्म का अनुयायी था, ये कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी से अशोक के हिंदू धर्म और शैव धर्म होने की जो बात कही गई है वो कल्हड़ की राजतरंगिणी में कही गई। ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है अशोक। निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। एक निग्रोध बौद्ध भिक्षु थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किससे प्रभावित होकर अशोक ने अपनाया था। ठीक है, तो निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगलीपुत्र तिस्स से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की, निग्रोध और मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म जो तृतीय सभा होती है उसमें अध्यक्ष भी होते हैं, और अभिधम्म पिटक की रचना भी मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा ही की जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखना। बौद्ध धर्म का अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी। तो गुरु कौन थे बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले? तो उपगुप्त थे। तो ये अभी आपको याद रखना है। प्रभावित किससे हुए? निग्रोध और मोगलीपुत्र तिस्स से। तो 2 व्यक्ति थे, निग्रोध और मोगलीपुत्र तिस्स, और उपगुप्त इनके गुरु थे बौद्ध धर्म के, अशोक के। तो जो अशोक का धम्म था, कलिंग के युद्ध से मर्माहत होकर अशोक ने अपनी जो कठोरता अर्थात भेरी घोष की स्थिति को त्याग कर अशोक धम्म घोष यानी कि उदारता, भेरी घोष का मतलब होता कठोरता और धम्म घोष का मतलब उदारता की ओर आकर्षित हुआ था। किस? कलिंग युद्ध के बाद अशोक। ठीक है, अशोक की जो धम्म नीति का उल्लेख है अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है। ये भी आपको पॉइंट रखना है। अभी हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए जो धम्म नीति का उल्लेख मिलता है अशोक के दूसरे अभिलेख में मिलता है। ठीक है,
अशोक की जो धम्म नीति का उल्लेख दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है। किस में मिलता है? दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म यात्रा का उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। 8वें शिलालेख में मिलता है, दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है, दूसरे अभिलेख में भी मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि अशोक के जो धम्म का उल्लेख मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो 8वें शिलालेख में मिलता है और दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म का जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम धम्म महामात्र रखा गया था। धम्म का प्रमुख जो अधिकारी का धम्म महामात्र रखा गया था। और धम्म का जो संस्कृत भाषा का शब्द है, धम्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो अशोक ने बताया कि धर्म क्या है। अशोक ने धर्म के बारे में बताया कि धर्म क्या है। तो ये इस रूप में कहता है कि अपा सिन्वे बह कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा, यानी कि इस तरीके से धर्म को बताता है अशोक। अपासाने वह कयाने का जो अर्थ होता है वो है कल्याणकारी लोकोपकारी कार्य। यानी कल्याणकारी लोकोपकारी कार्य कैसा? कि माता पिता की सेवा करना, कुएं से पानी की उपलब्धता को सभी को पहुंचाना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साफ सफाई का ध्यान देना या रखवाना, ये कल्याणकारी कार्य बताता है अपा सिन्वे बह कयाने धम्म के बारे में। कहता है दया, दया का अर्थ होता है करुणा कीजिए सबके साथ। दाने का मतलब संपत्ति दान करना चाहिए, ये बात अशोक कह रहा है। सचे सोचवे का मतलब होता है कि सच बोलना, कि सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। माधवे का अर्थ होता है कि मधुर वाणी बोलना चाहिए। और साधवे का अर्थ है कि साधु के तरीके से कपड़े पहनना चाहिए। तो ये जो अशोक ने धम्म के बारे में बताया है कि इसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। मधुर वाणी बोलना, सच बोलना, धर्म के बारे में करुणा रखना, संपत्ति का दान करना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए, गरीब लोगों को कन्याओं का विवाह करना चाहिए, कुएं की पानी की उपलब्धता कराना चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये अशोक का धम्म था कि सर्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना की करना, यानी कि सबको कल्याण के बारे में बताना या कल्याण के बारे में सोचना। तो ये अशोक का धम्म था। अब हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में जान लेते हैं कि अशोक के अभिलेख कौन कौन अभिलेख थे। पहले अभिलेख के विषय में थोड़ा बात जान लेंगे। अशोक के सभी जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। तो किस भाषा में? आपको याद रखना कि अशोक के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको फैक्ट के रूप में दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक ही कई किताबों का संग्रह है इसमें और कई कोचिंग के नोट्सों का संग्रह है इसमें नोट्स में। तो अशोक के सभी जो अभिलेखों की भाषा है वो प्राकृतिक है। अशोक की जो अभिलेखों की लिपियां हैं वो कौन कौन सी लिपियां हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख की कौन कौन लिपियां हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्यमाइक लिपि और यूनानी लिपि। 4 लिपियों में अशोक के अभिलेखों को लिखा गया है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्यमाइक और यूनानी। अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख था दिल्ली मेरठ अभिलेख है। इसे वर्ष 1750 में टिफिन थैलर ने खोजा था। ये भी प्रश्न पूछा है कि अशोक का सर्वप्रथम पहला खोजा गया अभिलेख कौन है? दिल्ली मेरठ अभिलेख है। 1750 में टिफिन थैलर के द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है, अशोक का पहला। अशोक का सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक का पहला अभिलेख कौन सा पढ़ा गया? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख है। 1837 में जेम्स प्रिंसिप महोदय ने इसको पढ़ा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख को। तो ये आपको सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको याद रखना है। अशोक प्राचीन भारत का पहला ऐसा शासक है जो अभिलेखों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और जनता दोनों को संबोधित करता है। तो अशोक प्राचीन भारत का पहला ऐसा शासक है जो अभिलेखों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी और जनता दोनों को संबोधित करता है।
D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का काम किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का काम किया है, वो D.R. भंडारकर साहब। तो अब अशोक के अभिलेख देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेख को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो पहले को शिलालेख, दूसरे को स्तंभलेख और तीसरे को गुहालेख। तो गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख। तो शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं, वृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। स्तंभलेख 2 प्रकार के होते हैं, वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। गुहालेख 2 प्रकार के हैं, एक तो अशोक के द्वारा जो गुहालेख का निर्माण किया। ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं, आप याद रखिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर की घटना चक्र लगाइएगा तो उसमें आपको सभी प्रश्न ये मिलेंगे। तो गुहालेख 2 प्रकार के हैं, अशोक के गुहालेख और एक दशरथ, यानी कि अशोक के पुत्र के पुत्र था दशरथ। ठीक है। तो अशोक ने जो गुहालेख बनवाए हैं वो बराबर की पहाड़ी यानी कि बिहार में बनवाए हैं। लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ये चारों अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए। ये भी प्रश्न पूछा गया कि अशोक के द्वारा जो विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि का निर्माण कहाँ कराया गया। तो बराबर की पहाड़ी बिहार में है, यहाँ पर निर्माण किया गया गुहालेखों का। दशरथ जो है नागार्जुनी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में निर्माण कराता है। गोपी, लोमर और बत बड़थिका, इनका निर्माण कराता है कौन, दशरथ करवाता है, जो नागार्जुनी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग गूगल में एक बार और चेक कर लीजिएगा इनको। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वृहद शिलालेख जो अशोक के हैं, शिलालेखों में वृहद शिलालेख, तो इसमें 14 लेख मिले और 8 स्थानों पर। तो 14 लेख यानी कि 14 लेख यानी कि 14 लेख लिखे गए हैं। कितने स्थानों पर, 8 स्थानों पर। हर स्थान पर वही लेख लिखे गए हैं वृहद शिलालेख में। तो वो 8 स्थान पूछे जाते, कौन कौन से 8 स्थान हैं जहाँ से अशोक के वृहद शिलालेख मिले गए हैं, और एक शिलालेख पर 14 लेख लिखे हैं। ये बातें याद रखना है आपको वृहद शिलालेख। ठीक है। तो वो 8 स्थान आपसे पूछे जाते हैं कि वृहद शिलालेख में वो 8 स्थान कौन है। जैसे शहबाजगढ़ी है, मानसहरा, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, आपको याद रखना है कि शहबाजगढ़ी, मानसहरा, वृहद शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में। धौली आपका पूरी उड़ीसा में पड़ता है। जौगढ़ गंजाम यानी कि उड़ीसा में पड़ता है जौगढ़। चोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है। एरगुड़ी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कलशी देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। गिरनार गुजरात। ये आपको रटने हैं 8 स्थान। ये सीधे प्रश्न पूछ लिया था कि वृहद शिलालेख जो धौली है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा के पूरी। 12वां जो शिलालेख कहता है वो धर्म सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख में। अभी हम लोग शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे तो तब बताता है 12वां शिलालेख की धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोग शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अभिलेख जो मिलता है उसमें क्या उल्लेख मिलता है। पहले अभिलेखों के बारे में अगर हम पढ़ें, अशोक की जो अभिलेख थे, ठीक है, तो पहले जो अभिलेख में बात लिखी गई है, यानी कि पहली जो लाइन लिखी गई वो पशु बलि का निषेध की बात की गई। जो 8 स्थानों पर मिले हैं वो बात कहता है कि पशु बलि का निषेध नहीं करना चाहिए, पशु बलि की बात की गई पहले अभिलेख में। ये आपको अभिलेख रटने हैं पूरे। दूसरे अभिलेख में अशोक कहता है कि अशोक की जो दक्षिणी सीमा पर स्थित चोर, चेल, पांड जैसे राज्यों का वर्णन। तो दक्षिण भारत के जो राज्यों का वर्णन है वो आपका है दूसरे अभिलेख में। तो ये आपको याद रखना, दूसरा अभिलेख, पहले अभिलेख में पशु बलि की निषेध यानी कि हत्या करने की ना बात करना कि पशु बलि नहीं देना चाहिए। दूसरे में अभिलेख में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं चेल, चोल, पांड्य का उल्लेख मिलता है। तीसरा अभिलेख में अशोक के 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है।
तीसरे अभिलेख में। तो तीसरे अभिलेख में अशोक के 3 अधिकारी का उल्लेख कौन कौन से मिलता है? तो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारियों को उल्लेख मिलता है अशोक के, 3 अधिकारियों का, युक्त का, रज्जुक और प्रादेशिक। इसी में अशोक ने अल्प व्यय यानी कि अल्प संचय की बात की है, कम खर्चा और कम धन को एकत्र करने की बात की है। तो आपको याद रखना कि तीसरा अभिलेख आपका युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की उल्लेख मिलता है तीसरे अभिलेख में। चौथा अभिलेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5वां अभिलेख की बात कर लेते हैं कि 5वां अभिलेख में क्या लिखा। तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है 5वें अभिलेख। तो 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र अधिकारी का उल्लेख मिलता है। छठे अभिलेख में देखेंगे तो प्रतिवेदक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं अभिलेखों से संबंधित। तो छठा अभिलेख में आपका प्रतिवेदक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। 8वां अभिलेख में धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है, 8वां अभिलेख में। 7वां इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं लिखा गया है। 13वें अभिलेख आप सब डायरेक्ट देखते हैं। 12वें अभिलेख में आपको बताया गया था कि धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध की बात करता है, 261 BC का वर्णन है। इसी में अशोक के समकालीन 5 विदेशी राज्यों का वर्णन मिलता है। ये 5 विदेशी राज्य पूछे जाते हैं कि 13वें अभिलेख में वो 5 विदेशी राज्य कौन से जिनका 13वें अभिलेख में अशोक के वर्णन मिलता है। तो 5 विदेशी राज्य देख लेते हैं, कौन कौन से। अब अशोक के लघु शिलालेख देख लेते हैं कि अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से हैं। तो लघु शिलालेख आपको सभी देखने हैं कि मास्की है, गुर्जरा है, नेटूर है, उलेगोलम। आपको ये याद रखना होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा कि मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उलेगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना कि व्यक्तिगत नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्की में तो बुद्ध शाक्य भी अशोक को कहा गया है, जो कर्नाटक पड़ता है। तो लघु शिलालेख आपको याद रखना है कि मास्की कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। गुर्जरा मध्य प्रदेश में, नेटूर कर्नाटक में, उडेगोलम कर्नाटक। उपयुक्त चारों अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, ये भी आपको याद रखना। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, ये कि पहले मैं आपको बता। बाबरू बैराट अभिलेख आपका राजस्थान में अशोक का नाम दियो नामा देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया। ये मैंने पहले आपको बता चुका कि देवा नाम प्रियदर्शी। तो ये लघु शिलालेख एरौरा मिर्जापुर में पड़ता है, ये याद करना पड़ेगा आपको सब। रूपनाथ जबलपुर MP में पड़ता है। ये सभी लघु शिलालेख हैं जो अब अशोक के किन किन स्थानों से पड़े। अब अशोक के स्तंभ लेख देख लेते हैं कि स्तंभ लेख कौन कौन से। तो बृहद स्तंभ लेख हैं, टोटल 7 हैं, 6 स्थानों पर मिले हैं, 6 स्थानों से मिले हैं, टोटल 7, एक ही स्थान से 7 मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले। तो दिल्ली मेरठ से मिले हैं, दिल्ली टोपरा से मिले हैं, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों ही बिहार के चंपारण में पड़ते हैं। एक प्रयागराज से मिला, ये 6 स्थानों से मिले हैं और एक स्थान पर 7 लेख लिखे। तो ठीक है, तो ये 6 स्थान है जहाँ से लघु स्तंभ लेख मिले हैं अशोक के। दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले मेरठ में स्थित था, लेकिन तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले मेरठ में स्थित था, लेकिन तुगलक वंशी शासक फिरोज तुगलक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। दिल्ली टोपरा अभिलेख पहले अंबाला जिले में स्थित था,
इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी दिल्ली टोपरा भी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था स्थित, कौशाम्बी में था। इसको मुगल शासक जहांगीर ने प्रयाग के किले में स्थापित करवाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ पर था, कौशाम्बी में था, लेकिन जहांगीर के द्वारा इसको प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था। ठीक है, अब लघु स्तंभ लेख देख लेते हैं कौन कौन से लघु स्तंभ लेख हैं। ये सांची लघु स्तंभ लेख है, सारनाथ लघु स्तंभ लेख है, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानते हैं, सांची लघु स्तंभ लेख, सारनाथ लघु स्तंभ लेख और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। तो ये आपको लघु स्तंभ लेख याद रखना है। अब कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं कि कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया है कि रानी का अभिलेख, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि रानी का अभिलेख कौन है, तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख रानी का अभिलेख है। ठीक है, इसी अभिलेख में क्या हुआ है कि अशोक के एक पुत्र यानी तीवर का उल्लेख मिलता है। तो कौशाम्बी अभिलेख में किसका मिलता है उल्लेख, तो अशोक के एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के 4 पुत्र थे, तीवर, महेंद्र, जालौक और कोणार्क, और 2 पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारु। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके विषय में आगे बताया गया है। रूमिनदेई अभिलेख में नेपाल के तराई में पड़ता है रूमिनदेई, और यहाँ पर अशोक ने क्या है कि भू राजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया था। ये बात याद रखना कि यहाँ पर भू राजस्व को कम कर देता है। रूमिनदेई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि धम्म का प्रचार प्रसार कैसे किया। जो धम्म भेरी घोष के स्थान पर जो धम्म घोष अपनाया था सबके कल्याणकारी के लिए, उसका जो प्रचार प्रसार कैसे किया, तो धर्म प्रचारक एक तरफ है और एक तरफ दूसरे तरफ देश है कि कौन कौन व्यक्तियों को कहाँ पर भेजा धर्म प्रचार के लिए। जैसे संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि संघमित्रा और महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। महाधर्म रक्षित को भारत यानी कि महाराष्ट्र भेजा। रक्षित को वनवासी क्षेत्र यानी कर्नाटक भेजा। मध्यम को कश्मीर और गंधार भेजा, हिमाचल प्रदेश में था। अब महादेव को मैसूर यानी कर्नाटक में था। तो ये धर्म प्रचारक थे और ये कुछ उनके स्थान थे जहाँ पर अशोक ने धर्म के लिए प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन 5वें शिलालेख में किया। ये आपने पढ़ा है, 5वां शिलालेख। राज्याभिषेक के कितने 14वें वर्ष किया है, 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र अधिकारी का वर्णन किसमें है, 5वें शिलालेख में। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म के सर्व वृद्धि की बात की गई। तो धर्म के सर्व वृद्धि की बात किसमें की गई, 12वें शिलालेख में। अशोक ने लगभग 300 रातें धम्म यात्रा में बिताई थी। कितनी, 300 रातें। ये तो नहीं पूछा जाएगा। अशोक ने धम्म यात्रा का वर्णन 8वें शिलालेख में किया। ये इम्पोर्टेंट है। धम्म यात्रा का वर्णन किसमें करता है, 8वें शिलालेख में करता है अशोक। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बोध गया की यात्रा अशोक कब करता है, तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। आपको जितनी भी डेटा मिलेंगी सभी राज्याभिषेक के बाद की मिलेंगी। तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा यानी नेपाल की तराई में यात्रा करता है। और 20वें वर्ष यानी कि लुम्बिनी वन यानी कपिल वस्तु की यात्रा। तो ये अशोक के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण टॉपिक था मौर्य साम्राज्य का, और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो जो भी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मौर्य काल का जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मौर्य काल का प्रशासन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप चैनल के मेन पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, जिससे आप लोग ये नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हो रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।